की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 years। इसका पहले भाग का हमने अध्ययन कल किया था। आज हम इसके उर्वरित भाग का अध्ययन करेंगे। पहला विषय है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के एक वर्ष का समय बड़े पैमाने पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का काल था। इस काल में नई नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई। उदाहरण के लिए सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेयास्त्र, नई नई खान पान की आदतें विकसित हुई। आलू, मक्का, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। व्यापारी वर्ग अपने साथ नई प्रौद्योगिकी और विचार लाए। ये जो समय था 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी का, ये भारत में एक व्यापारिक उत्कर्ष का काल था। अरबी व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी, ये सब व्यापारी भारत में आए व्यापार के लिए। वहाँ से अपनी वस्तुएं लेके आते थे, वहाँ से उनकी तहज़ीब, संस्कृति लेके आते थे, भाषा का ज्ञान लेके आए। साथ ही में प्रौद्योगिकी लेके आए और इनका भारतीय समाज के साथ मेल जोल बढ़ा और उनके मेल जोल से जो है भारत में अलग अलग क्षेत्र में विकास की नींव पड़ी। यही ज्ञान विदेशों से भारत में आया और इससे भारतीय भी लाभान्वित हुए। The 1000 years between 700 to 1750 AD was a period of large-scale economic, political, social, and cultural changes. There were many developments in technologies. For example, in the field of irrigation, Persian wheel invented. In the field of weaving, a spinning wheel, whom we call charkha, was invented. In the field of warfare, powerful firearms were invented. Peoples who traveled in search of opportunity not only brought new ideas but also new food and beverages. Potatoes, teas, and coffee became the integral part of India. Since these traders or the merchants came from the different part of the world, they shared their lifestyle, they shared their culture, they shared their languages, and also their technical know-how. From China, we got paper and silk. From the Arabian countries, we got the technique of chemicals. Similarly, Persian wheels, spinning wheels, it was invented in the European country. From there, we brought this technique. Moreover, potatoes, teas, and coffee were being planted in the United States of America or the grasslands of the USA. From there, these food habits came to India, and it became now integral part of our day-to-day life. Now you can see on the right hand side, it is spinning wheel. A person is weaving a cotton threads, and on the left hand side it is a Persian wheel. It is one of the method of irrigation developed during the मिडवेल पीरियड। ये आप इस चित्र में दाईं ओर देख सकते हैं। एक व्यक्ति सूत काट रहा है, यानी कपास से वो धागे बना रहा है, और दूसरा एक सिंचन पद्धति है जो भारत में विकसित हुई। इसको हम रहट पद्धति भी कहते हैं। राजपूत। इस काल में राजपूत समुदाय का महत्व बढ़ा। मुगलों के आने से पहले ये शब्द केवल शासकों के पुत्रों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। राजपूत या राजपुत्र, उसका सामान्य अर्थ है राजा का बेटा है, राजा का पुत्र। देखिए 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य क्षेत्रीय सेनानायक, सामंत, मराठा, सिख, जाट, अहोम,
और कायस्थ सामंतों की परिभाषा में गिनी जाने लगी। यानी ये जो जो वर्ग है, सेना नायक है, सामंत है, मराठा है, सिख है, जाट, अहोम, कायस्थ सामंत, ये भी अपने लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल करने लगे। राजपूत का मतलब है योद्धा। योद्धा के पर्याय के रूप में इसका प्रयोग करने लगे। राजपूत, the word Rajput is derived from the Rajputra. Rajputra means son of the rulers. Many Rajput become famous in India before the rise of Mughal. जैसे आप पृथ्वीराज चौहान, हाँ, इन्हें आप राजपूत कह सकते हैं। ये एक महान योद्धा था जो कि मेवाड़ के शासक थे। तो उन्होंने जो अपने लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया। पृथ्वीराज चौहान was one of the great warrior of India. He belongs to the Mewar and fought many wars against Akbar. Later, between 8th to 14th century, it also included soldiers, commanders, Marathas, Sikhs, Jat, Ahom, Kayasth, and the word became important in the Indian subcontinent. वनोन्मूलन और नए सामाजिक समूहों का उदय, डिफॉरेस्टेशन, एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप। इस काल में कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए जंगलों का कटाव किया गया। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा। अलाउद्दीन खिलजी जब भारत में आए, या मोहम्मद तुगलक उसके बाद भारत में आए, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, सीरी, जहाँपना, यहाँ पर अपने जो कैंटोनमेंट, जिसको सैनिक छावनियाँ बसाई, और उन सैनिक छावनियों के लिए खाद्य सामग्री जुटाने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को काटना शुरू किया और उसको कृषि भूमि में उन्होंने परिवर्तित किया। पर्यावास में परिवर्तन हुआ। पर्यावास यानी हैबिटेट। पर्यावास मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर मनुष्य या समुदाय प्राकृतिक परिस्थिति, प्राकृतिक परिवेश में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यावास। जनजातीय समुदाय इसमें किसान बन गए, जटिल समाज का वो वे अंग बन गए। यानी हमारे भारत में सदियों से ही वर्ण प्रथा चल रही थी, और क्योंकि जंगलों का कटा हुआ, तो उनमें रह रहे जो जनजातीय समुदाय हैं, उनको मुख्य समाज ने अपने समाज में स्थान दिया, और वे भी अब किसान बन गए। उन्हें अब कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक की बेगारी करनी पड़ती थी। यानी बड़े ज़मींदार, भूस्वामी जो भी है, उनके आधिपत्य में उनको अब मजदूरी करनी पड़ती थी। आगे के पाठ में आप पढ़ेंगे, जब अहोम म्यांमार से आए जो समुदाय हैं, उन्होंने जब भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर जब कब्जा किया, तो वहाँ के स्थानिक निवासियों को उन्होंने बंदी बनाया और उन्हें जो है बेगारी करने पर मजबूर किया। ये प्राय युद्ध बंदी हुआ करते थे। तो ये नए क्षेत्रीय समूह बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर बढ़ने लगे। यानी भूमि किस प्रकार की थी, उत्पादन किस प्रकार का था, भूमि का क्षेत्रफल कितना था, इस तरह से जो है किसानों में भी कई वर्ग बने। जिनके पास 1000 एकड़, 100 एकड़ या जो है कई हेक्टेयर तक की भूमि थी, वे बड़े भूस्वामी कहलाते, लैंड लॉर्ड्स कहलाते थे। आगे के पाठ में आप कुछ इन्हीं भूस्वामियों के बारे में आप पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के अंतर्गत बड़े भूस्वामी थे, जिनको विल्लल्लाह कहते थे। तो ये इस प्रकार के कई वर्ग बने, और जो छोटे किसान जिनके पास केवल अपने जीवन निर्वाह के ही जितनी भूमि होती थी, वे इन ज़मींदारों के अधीन हो गए। किसानों के बीच सामाजिक अंतर बढ़ने लगा। लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। Many forests were cleared to make land for agriculture. There in the next
successive lesson you will learn about Delhi Sultanate, and in Delhi Sultanate you will learn about the example of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Both these both these Iranian and Turkish invader, they invaded Delhi, and they began to deforest the areas near around Yamuna River. They established the cantonment for their soldier. So in order to feed huge troops of and army, they turned this forest into the agricultural land by cutting them. So this was the beginning of the deforestation in India on a vast scale, at about 12th century. There was a change in habitat. What do you mean by habitat? Habitat is that natural environment or the natural surrounding where the community and the people lived lived in pursuance of the given atmosphere and given environment. So that particular habitat, that particular settlement of the people in the natural surrounding is called habitat. Tribal communities became peasant community. Now, since the large area of the amount had been deforested, that's why these tribals who were living in those forest area now have to serve as have to adopt the profession of agriculture, and and now they became a peasant community and constitute an integral part of the society and started receiving help from rulers. Now this community been accepted in the large part of the society. They became the integral part of the society, and they constitute the hierarchy of the Indian society, like Varna system. uh, Now they were bound to pay various types of taxes, take to offer services to master without the wages. They were sometimes compelled to do the labor, to do the service for their master. In the successive lesson, you will learn about the case of dynasty. Ahom dynasty that originally belonged to the Myanmar and conquered the northeastern part of India, preferably the Assam, Arunachal Pradesh, and they enslaved the local tribes of India and compelled to do the labor for these for the uh, kings, and these laborers were known as pikes. This all thing you will learn in the coming lesson. For the time being, you just remember one thing, that some of the tribals were compelled to do the labor for the master without any wages. They were affected by master, rulers, temples, and monasteries. Socio-economic differences among the farmers widened. There were the group of the farmers. Some farmers have plenty of agricultural land, 1,008 hectares of the land at their disposal, while other farmer have just a meager area of the land. They just live a what is a subsistence life. Just they were about to they were hand to mouth. They don't have that much of earnings, while the big landlords, they actually do not do labor work in their field. They adopt laborers on the contract. They employ the laborers on contract, and through that labor they used to perform agriculture. So there were two groups. One is the landlords and another one is the uh, laborers. Peoples were divided among castes, subcaste, on the basis of their occupation they do. One varna system, like kshatriya, like shudras. hmm, Such type of the hierarchy prevailed in Indian society.
जाति पंचायत। जातियों के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए जाति पंचायत होती थी। टू मैनेज एंड कंट्रोल द डिसिप्लिन ऑफ कम्युनिटी देयर वॉज अ फोरम कॉल्ड जाति पंचायत। वे अपने नियम स्वयं बनाते थे। दे फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, like in Haryana at present, at present day also there is a jati panchayat called Khap Panchayat. They used to take all the major decisions regarding their community. Government doesn't have so much of interference into their matter. So sir, similar jati panchayat is also found in some part of the Rajasthan, in the tribal areas like that. इनका पालन कराने के लिए जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा होती थी। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ कम्युनिटी देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ एल्डरली पर्सन। इसके अलावा गांव में मुखिया होता था। मुखिया, बिसाइड दिस देयर वॉज अ हेड पर्सन ऑफ अ विलेज सिमिलर टू द सरपंच nowadays. There was the head of a particular village who used to represent its village in the court of king or dynasty. क्षेत्र और साम्राज्य, रीजन्स एंड एम्पायर। चोल, तुगलक और मुगलों ने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कावेरी डेल्टा तक लंबे समय तक शासन किया। देयर वॉज so many empires and so many dynasties that emerged during this period from 780 to 1750. They rose and fall. वो उनका उत्कर्ष हुआ और वे साम्राज्य नष्ट हुए। इनके बारे में आगामी लेसन्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है राजपूतों का उदय हुआ, मराठों का उदय किस प्रकार से हुआ, उनका पतन किस तरह से हुआ। ये सब हम आगे के लेसन्स में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना ही जानिए कि चोल, मुग़ल और तुगलक ने अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल और कावेरी डेल्टा तक लंबे समय तक शासन किया। इतिहासकार ये समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक वर्ग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते हैं। मतलब वो अपने लिए महिमा मंडन क्यों करते हैं, क्यों वो आस पड़ोस के साम्राज्य को जीतने के लिए अभियान चलाते हैं। अपनी जितनी सीमा है उस सीमा के अंदर ही वो आर्थिक राजनीतिक प्रगति क्यों नहीं करते, क्यों पड़ोसी शासकों की आज़ादी को वो छीनने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह। ये अभी तक इतिहासकारों को ये स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए। चोल, खिलजी, तुगलक और मुगलों ने भारत में विशाल साम्राज्य खड़े किए जिन्हें सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते थे, यानी पैन रीजन्स। परंतु उनका साम्राज्य स्थिर नहीं था। वे आपस में लड़ते रहते थे, यानी और वे उनके में स्थिरता नहीं थी। आप अगर मुगलों का इतिहास पढ़ेंगे 1526 में आए, 1526 से लेकर 1707 तक, यानी जब मुग़ल साम्राज्य का आखिरी बादशाह औरंगजेब, इन्होंने कई सैन्य अभियान चलाए, कई पड़ोसी साम्राज्यों को उन्होंने जीता, उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, ये सब। लेकिन उनमें कोई स्थैर्य नहीं था। मुग़लों का और मराठों का सबसे लंबा युद्ध चला औरंगजेब के शासनकाल में। Regions and empires. The Cholas, Tughlaqs and Mughals controlled many parts of India, from Bengal to Afghanistan. Historians are still trying to find the reason why rulers kept claiming to have control over other regions. The Cholas, Tughlaqs and Mughal dynasty built big empire known as pan region. इसको सर्व क्षेत्रीय पैन, why it is called a pan region, because their boundary or their limits spread over a large area, vast area, and all the small kingdoms and all the small empires accepted their dominance over them. That's why it is known as pan region. All those regions were not equally stable.
and often fought with each other. In the coming lesson, you will learn about the dispute of Chera, Chola, and Pandya, and such a dispute is known as tripartite war. And why it is called a tripartite war? Because it was because such a war was fought to to gain the dominance over Magad and adjoining places lie over river Ganga. In this paragraph, you also have to understand why these big empires uh, glorify their victories, why they were in constant war with the neighboring state, why were not concentrated over their own area and uh, develop the economic social uh, status of their empire, why they were campaigning so many wars, why they invade the neighboring territories. These were the question historians were not concretely able to answer. Look at this map. Now this is an example of the pan region, and in this picture you may clearly see the extent of the Mughal Empire from Pakistan or from some part of the Afghanistan to Bengal, or somewhat near the Kaveri Delta. This is not shown in this map, but the Mughal Empire southern limit was Kaveri Delta, and northern limit Jammu Kashmir, eastern limit uh, Assam, and western limit Afghanistan. So it is an example of pan region. इस मानचित्र में आप सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य को देख सकते हैं, जहाँ पर मुगल साम्राज्य की सीमा को दर्शाया गया है। मुगल साम्राज्य वास्तव में उत्तर में कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी डेल्टा था, और पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक ये फैला है, क्योंकि उनका जो साम्राज्य का विस्तार है वो बहुत बड़ा है, इसलिए ऐसे साम्राज्य को हम सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य, रीजन्स एंड एम्पायर। यहाँ पर आप इस तालिका में आपको कुछ साम्राज्यों के बारे में बताया गया है, उनके शासनकाल के बारे में बताया गया है, और उनके शासन काल के प्रमुख शासकों के नाम भी दर्शाए गए हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं खलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी सन तक था, और इसका प्रमुख शासक था जलालुद्दीन खलजी। दूसरा खलजी जो है साम्राज्य 1296 से लेकर 1316 ईस्वी सन तक, और उसका प्रमुख शासक था अलाउद्दीन खलजी। फिर हम बात करते हैं तुगलक साम्राज्य के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। इसका कार्यकाल 1320 से 1414 ईस्वी सन तक था, और इसके प्रमुख शासक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 में हुई, और उसका अंत 1707 में हुआ। मुगल साम्राज्य के जो की स्थापना करने वाले जो प्रमुख शासक का नाम था बाबर, और 1698 से 1707 तक औरंगजेब मुगल साम्राज्य के सब आखिरी ताकतवर बादशाह वो औरंगजेब थे। सी इन दिस टेबल यू कैन क्लियरली सी डायनेस्टी, रीजन या रेन एंड द रूलर्स। फर्स्ट Khilji, his reign in India was during 1290 to 1296, and the famous ruler was Jalaluddin Khalji. Then Khalji dynasty again, and its reign was during 1296 to 1316, and during this period Alauddin Khalji ruled over India. Next we shall talk about Tughlaq dynasty. Its period in India was, its reign in India was 1320 AD to 1414, and the famous king was Gayasuddin Tughlaq. Then come Mughals. The
Mughal Empire was established in India during 1526. You know by what event Mughal Empire was established? There was a first battle of Panipat between Babur and Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi was defeated, and by defeating Ibrahim Lodi, Muhammad Jalaluddin Babur Muhammad Jalaluddin Babur established Mughal Empire, and he ruled in India from 1526 to 1530. And the next famous king of the Mughal dynasty was Aurangzeb. He ruled in India between 1658 to 1707. All this we shall be learning in details in the coming lesson. The name of the lesson is Mughal Empire. मुग़लों के बाद, आफ्टर मुगल्स, मुग़लों के पतन के बाद क्षेत्रीय नवाबों और राजाओं का उदय हुआ। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उसके बाद आने वाले जो मुग़ल शासक थे वो कमज़ोर थे, दूरदृष्टि वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने जिन जिन साम्राज्यों पर कब्जा किया था, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया, और इस तरह से नए छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आए। जैसे बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। अवध सादत खान, हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क, जाट, मराठे, ये इस तरह से नए छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आए। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मैनी स्मॉल रूलर्स एंड किंगडम्स केम अप अक्रॉस इंडिया, विद बंगाल, अवध, हैदराबाद, Sikh, Jat, and Maratha. Since after the death of Mughal Empire Aurangzeb in 1707, there was no able Mughal emperor who could hold the vast empire as such. The territory whom Mughals conquered, their kings, their nawabs began to declare themselves and independent say they were not being the part of the Mughal Empire then, and such a small territory, a small region emerged as a independent states like Bengal. The Bengal was established by Murshid Quli Khan. Awadh, it is written wrong, Awadh, not Awab, it is Awadh. Awadh state was established by Saadat Khan. Hyderabad, Nizam ul Mulk, Sikh, Jat and Marathas, such independent states emerged after the decline of Mughal Empire. भारत में ब्रिटिश शासन का उदय हुआ। यही वो वक्त था जब छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आ रहे थे। उसी वक्त कई यूरोपियन ताकतें भी भारत में आई, जैसे फ्रेंच आए, डच आए, स्पेनियर्स आए, फ्रांसीसी लोग आए, और सबसे आखिरी में ब्रिटिश लोग आए, और उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश किया। और 1757 की ईस्वी में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखनी शुरू की। वास्तविक जो है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव 1764 में हुई, बक्सर के युद्ध के बाद। लेकिन ये जो शुरुआत थी, ब्रिटिश राज became more powerful in India after 18th century. Why? Because there was no political unity among the newly emerged kingdoms or states. All these kingdoms, they were engaged constantly in the petty wars. There was no nation state feeling among the people, no unity among the people, taking its advantage. Many of the foreign rulers or foreign powers like French, Dutch, Spaniards, and lastly British, they started interfering into the regional politics of India,
and they started conquering one or other places. The British uh, the British rule was established in India in 1764. Before that, they had a long war with Sirajudaulah in 1757, where Robert Clive defeated Sirajudaulah and conquered Kolkata. Later on, in 1764, at the Battle of Buxar, uh, they defeated the regional kings of Awadh, king of Allahabad, and they gained direct rule over the Indian territory, and thus the British rule emerged in India in 18th century. इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। आप सभी को कोई निर्देश दिया जाता है कि इसके पाठ के मुख्य मुद्दों को अपनी क्लास बुक नोटबुक में लिखिए और अभ्यास के प्रश्न उत्तर को जो है अपने होमवर्क नोटबुक में करके लाइए। धन्यवाद।